नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। जनता अपना फैसला ईवीएम में डाल देगी, कैद कर देगी। चुनाव में यूं तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ का पूरा मुकाबला भूपेश बघेल पर सेंटर्ड हो गया है। कांग्रेस पार्टी को भूपेश बघेल से ही उम्मीदें हैं और बीजेपी को भी कोई उम्मीद है तो भूपेश बघेल के मामले से ही है, जिसे महादेव बैटिंग ऐप के मामले के तौर पर अब जाना जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पूरा इलेक्शन भूपेश बघेल पर केंद्रित हो गया है और जिसकी वजह एक नहीं है, उन पर 3 बार सफाई देने की नौबत जिस मुद्दे पर आई है वो है महादेव बुकिंग ऐप। प्रेस रिलीज करके ईडी ने सबसे पहले आरोप लगाया था भूपेश बघेल पर और कहा था कि अब तो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया भूपेश बघेल तक पहुंचा, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इस पर भूपेश बघेल ने सामने आकर अपना बयान रखा था। आज दिन में शाम ढलते ढलते उन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर फिर से दलीलें दी, फिर सफाई दी। अब सवाल यह है कि महादेव ऐप मामले में क्या वाकई भूपेश बघेल खुद को घिरता हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या बीजेपी की ओर से भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोपों को इस मामले में वाकई जनता का साथ भी मिल रहा है? अगर इससे कांग्रेस को नुकसान नजर नहीं आ रहा तो फिर आखिर बार बार भूपेश बघेल क्यों सामने आकर इस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं? भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं कि यह सब कुछ उनकी छवि बिगाड़ने के लिए, चुनाव का फायदा लेने के लिए बीजेपी की साजिश है। बीजेपी ही ईडी है, ईडी ही बीजेपी है। भूपेश बघेल जो कह रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा, प्रमुख मुद्दा बना लिया। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुले मन से जनता के बीच में कहा कि इन्होंने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा। तो आप सुनिए आज जेपी नड्डा का आरोप, उस पर भूपेश बघेल की सफाई, और इस बार ये सब कुछ जिस व्यक्ति के वीडियो की वजह से हो रहा है, महादेव ऐप से जुड़ा शुभम सोनी, जो खुद को दरअसल इस पूरे मामले का और इस ऐप का मालिक बता रहा है। उसने आरोप लगाए क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले जेपी नड्डा और भूपेश बघेल की बात। अभी अभी महादेव ऐप, इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला। किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला, यानी सट्टेबाज भी हो गए। कोयला की तस्करी तो हो रही थी और घोटाले हो रहे थे, अब सट्टे में भी घोटाला हुआ। कितने का हुआ? 508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए मंगवाए थे। जिस प्रकार से ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है किसी को बदनाम करने के लिए, तो निर्वाचन आयोग को समय ही उसमें संज्ञान लेना चाहिए। वीडियो का जो टाइमिंग है उस पर भी कुछ सवाल उठाएंगे भाई। वीडियो जब प्रेस विज्ञप्ति जारी करती ईडी और वीडियो जारी करती बीजेपी, तो ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है। आपने सुना भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल साफ ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ चुनाव के दौरान उठाया गया एक फर्जी मामला है और ईडी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहले तो ईडी ने जो आरोप अपनी प्रेस रिलीज के जरिए लगाया था वो तब लगाया था जब ईडी ने कहा कि हमने चुनाव में 5.5 करोड़ रुपया पकड़ा है और वह व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ और उसने हमको बताया कि यह रुपया मैं भूपेश बघेल के लिए ले जा रहा था और यह पैसा चुनाव में इस्तेमाल होना था। उस समय ईडी ने यह कहा था कि हमें एक ईमेल भी मिली है और वो ईमेल करने वाला व्यक्ति है शुभम सोनी, जो कि इस महादेव बैटिंग ऐप के लिए काम करने वाला, ऊपर लेवल पर काम करने वाला एक व्यक्ति है। लेकिन अब इस शुभम सोनी ने खुद एक वीडियो जारी करके ये बताया है कि मैं इस ऐप के लिए काम नहीं करता हूं, मैं इसका मालिक हूं। सट्टेबाजी का यह धंधा तो मैंने ही शुरू किया था और जिनको इसका मालिक बताया जाता है छत्तीसगढ़ के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, जो अब दुबई में हैं, वो तो मेरे साथ काम करते थे। मैंने उनको अपना असिस्टेंट समझ लीजिए, अपने साथ काम करने के लिए रखा था। लेकिन बाद में उनकी चर्चा ज्यादा होने लगी, मुझे यह बुरा लगता था। और वो व्यक्ति इस वीडियो में यह दावे करते हुए सुना जा सकता है कि जब मैंने यह धंधा शुरू किया, यह ऐप बनाया, उसके बाद मेरे लोग पकड़े ना जाएं, इसके लिए मैंने कुछ लोगों से संपर्क किया। उन्होंने मेरी मुलाकात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कराई, जिन्होंने मुझे कहा कि तुम निश्चिंत रहो, तुम दुबई जाकर के अपना काम संभालो। लेकिन मैं दुबई चला गया और फिर मेरा काम जो है रुकने लगा, क्योंकि मेरे लड़के पकड़े जाने लगे, पुलिस उनको पकड़ने लगी। तो वो कहता है मैं फिर वापस आया। वो बार बार नाम लेता है किसी वर्मा जी का,
कि मैंने वर्मा जी को कहा, उन्होंने कहा अब मैं तुम्हारी फिर मुलाकात कराता हूं। इस बार फोन पर मेरी बात कराई गई। वो कहने लगा कि फोन पर मैंने आवाज पहचान ली, आवाज फिर भूपेश बघेल की ही थी। लेकिन बघेल साहब मुझ पर नाराज हो गए और कहा कि तुम क्या शेख बन गए हो दुबई जाकर के। लंबी बात वो कह रहा है, लेकिन जहां उसने रेफरेंस दिया है, नाम लिया भूपेश बघेल का, वो किस कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात कहना चाहता है वो आपको हम दिखाते हैं। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। फ़ोन घुमाया, उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। अब इस पूरे मामले में क्या चीजें हमारे साथ हैं, क्या सामने हैं, क्या तथ्य हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक तरफ ईडी का वो छापा जिसमें एक व्यक्ति में जो है वो गिरफ्तार हुआ, असीम दास, उसके पास से पकड़ा गया रुपया, और ईडी का एक कहना कि इसने हमें बताया ये पैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए थे। फिर ईडी का उसी प्रेस रिलीज में कहना कि एक ईमेल करके हमें व्यक्ति ने, जिसका नाम शुभम सोनी है, उसने हमें कहा कि मैंने 508 करोड़ रुपया सीएम को दिया है। और अब उस व्यक्ति का ये वीडियो सामने आ जाना। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं आरोपों के जवाब, इस आरोप का जवाब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद ये दे रहे हैं। ईडी भाजपा है, भाजपा ईडी है, कुछ भी कह दे, सबूत के सामने तौर पर कुछ भी सामने रख दे, इस पर यकीन कैसे किया जा सकता है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए राधिका खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी से। राधिका जी स्वागत है आपका। शहजाद पूनावाला जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव जी स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, स्टूडियो में आने वाले हैं थोड़ी देर में। राधिका जी, भारतीय जनता पार्टी अब इस व्यक्ति का वीडियो भी डाल करके ये पूछ रही है कि भाई अब बताएं कौन है ये शुभम सोनी, क्यों ये कह रहा है कि मेरी मुलाकात हुई थी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ। यही है वो आदमी जो आरोप लगाता है कि 508 करोड़ रुपया मैंने भूपेश बघेल को दिया। सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके यहाँ पे स्टूडियो को, मेरे को आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा ठीक है। दूसरा, ये ईडी जारी कर रही, अब ये वीडियो आया है सामने, बहुत अजीब बात है। पहले तहकीकात ईडी करती थी और प्रेस नोट जारी रमन सिंह करते थे। अब प्रेस नोट पहले ईडी जारी करती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वीडियो जारी करती है। सवाल ये है, ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के पास आया कैसे? अगर ये जो तथाकथित अपने आप को मालिक बता रहा है, पहले तो ये लोग आपस में तय कर ले कौन मालिक है, कौन एम्प्लॉई है। ईडी इतने दिनों से जो दुबई में बैठे हुए हैं, दोनों चंद्राकर और वो जो दूसरे आदमी है, उनको बताती थी कि वो मालिक है। अब ये अपने आप को मालिक बता रहे हैं। तो पहले ये लोग आपस में तय कर ले कौन मालिक है, कौन काम कर रहा है। दूसरा, ये बहुत ही सीरियस इशू है कि इस आदमी, ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आया। अगर इस आदमी ने उनको वीडियो भेजा है तो उसने भारतीय जनता पार्टी को क्यों भेजा? उसने डायरेक्ट ईडी को या किसी और को क्यों नहीं भेजा? ऐसी क्या सांठ गांठ है भारतीय जनता पार्टी और इनके अंदर? और टाइमिंग, ये वीडियो और ये जो इसको बातें थी, ये आज की तो है नहीं। ये तुरंत अभी जब चुनाव आ रहे हैं, वोटिंग पास आ रही है, तब ये वीडियो क्यों जारी करते हैं? और ये तहकीकात की बात है कि ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के पास आया कहां से। और यहाँ पे बात हो रही है शुभम सोनी की, एक आदमी पकड़ा जाता है और एक गाड़ी भी पकड़ी गई है। ये फोटो आपने देखी होगी, ईडी ने, ये बहुत चर्चित फोटो है, कुछ दिन पहले उन्होंने एक गाड़ी भी पकड़ी। ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी जो इंसान लखीराम अग्रवाल जी, स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने छत्तीसगढ़ में स्थापित किया, ये जो गाड़ी का नंबर है इधर नीचे दिखाई दे रहा है, CG12AR6300, ये किसके नाम पे है? ये उनके बेटे के नाम पे है, जो अमर अग्रवाल का भाई है। इनका भाई
15 साल मंत्री रहा रमन सिंह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की, और अभी वो भी लड़ रहा है, चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो इनकी साठ घाट सारी मिली जुली सब पता चल रही है। ये सवाल कटघरे में खड़ा होता है कि बार बार जब हमारी सरकार ने चिट्ठियां लिखी और कहा कि आप ऐप बंद करिए, ये ऐप क्यों नहीं बंद करी गई? लुकआउट नोटिस इश्यू हो जाता है, फिर भी उस आदमी को पकड़ा नहीं जाता, दुबई से यहाँ लाया नहीं जाता, केंद्र सरकार कुछ नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये सारी वेट हो रही थी, 60 गांठ थी कि अब आप वीडियो बनाओ, अब हम इस समय पे जारी करेंगे जी। जब बार बार छत्तीसगढ़ में फॉर द रिकॉर्ड राधिका जी, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कहा, जो आईटी मिनिस्ट्री देखते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास पहली बार किसी भी ऑफिशियल चैनल से ये ऐप बंद करने की रिक्वेस्ट ईडी की तरफ से आई है। भूपेश बघेल की सरकार ने हमें कभी नहीं कहा कि ये इस पर ऐप पर कार्रवाई कीजिए, और अब हमने बंद कर दिया होगा। भूपेश बघेल जी ने वो चिट्ठी सार्वजनिक तौर पे, क्योंकि हम लोग मीडिया से भागते नहीं हैं, हमारे नेता मीडिया से मोदी जी की तरह भागते नहीं हैं। जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाते हैं अडानी पे तो वो भाग जाते हैं, लेकिन हमसे जितने सवाल पूछे जाते हैं हम उनका जवाब देते हैं। इसलिए श्री भूपेश बघेल जी ने स्वयं वो चिट्ठी हेलीपैड में पत्रकारों को दिखाई थी जब मीडिया से, क्योंकि वो हर बात का जवाब दे रहे हैं। ये आपकी जो एक बात हो रही है कि क्यों वो बातों का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के नेता है। हमारे पास कुछ डरने का या कुछ छुपाने का नहीं है, सब कुछ सामने है। हम हर सवाल का, हर चीज का जवाब देते हैं, क्योंकि हम गलत नहीं है। हमने वो चिट्ठी भी दिखाई और बताया कि हमने ऑन रिकॉर्ड कंप्लेंट करी थी और कहा था कि आप इस ऐप को बंद करिए, पर नहीं बंद किया करा। वो हमारा परव्यू में आता ही नहीं है, राज्य नहीं कर सकता। और एक और आपको मजेदार बात बताऊं, ओपी चौधरी साहब जो पूर्व आईएएस अफसर रह चुके हैं, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े थे, अभी भी लड़ रहे हैं रायगढ़ से। वो एक प्रेस वार्ता करते हैं और वो कहते हैं कि महादेव ऐप से टेरर फंडिंग होती है। वो कहते हैं कि इसका पैसा देश विदेश जाता है और टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। थोड़े दिन बाद अभी चुनाव के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता है, बाहर से आते हैं, यहाँ पे प्रभारी बनते हैं, और वो एक प्रेस वार्ता करते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी ऐप सिर्फ तभी केंद्र बंद कर सकती है अगर वो टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो उनको पता नहीं, जब वो कह रहे हैं, ओपी चौधरी खुद एक पूर्व आईएएस अफसर, इनके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है छत्तीसगढ़ के, वो कह रहे हैं महादेव ऐप से टेरर फंडिंग हो रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह कहते हैं कि वही सिर्फ ऐप्स बंद होती हैं जो टेरर फंडिंग करती है, तो उसको बंद क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी दो बातें देखिए राधिका जी, आपने कही, आपने पहले ये कहा कि ये व्यक्ति कौन है, शुभम सोनी, गया था कि आप लोग क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? जो ये तोहमत लगा रहा है कि इसने पैसे दिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, इसका वीडियो बीजेपी वाले डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो बीजेपी वाले बताएं कि उनके पास इसका वीडियो कैसे पहुंचा। यानी इस व्यक्ति के बारे में कोई सफाई देनी है तो भारतीय जनता पार्टी को देनी है, कांग्रेस को नहीं देनी है। और जिस गाड़ी से पैसा पकड़ा गया वो बता रही है ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी है। इसीलिए भूपेश बघेल ने कहा इस बात को, जिस गाड़ी पकड़ी गई वो बीजेपी की, पैसा पकड़ा गया वो भी बीजेपी का होगा। शहजाद पूनावाला, आपकी आवाज नहीं आ रही है शहजाद, चेक कर लें एक मिनट। नहीं शहजाद, अभी आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। अब आवाज देखिए, भूपेश ही जेबी है, जुआ का भ्रष्टाचारी, और जेबी ही भूपेश है। देखिए आज बात तो सामने आ गई। अभी तक तो हमको लगता था कि सत्ता में बैठे हुए लोग सट्टा बाजार से दूर रहते हैं। यहाँ पर तो सट्टा बाजार के सत्ता का संरक्षण देने का काम कांग्रेस सरकार ही कर रही है। इसीलिए शायद रायपुर की सड़कों पर कहा जाता है 30% कक्का, अपना काम पक्का। और देखे ना, गोबर में लूटा, गोठान में लूटा, फिर उसके बाद पीएससी में लूटा, शराबबंदी का बोला था, शराब में भी लूटा, और अब जाकर जुए में भी कैसा लूटा है कि महादेव के नाम को भी नहीं बख्शा। अब मेरे 3-4 स्पेसिफिक सवाल है और राधिका जी के भी सवालों का जवाब देता हूं। मैं आपको बताता हूं सौरभ जी, ये स्टोरी सबसे पहले मीडिया के लोगों ने दिखाई है वीडियो की, और मेरे पास स्वयं एक मीडिया के व्यक्ति का व्हाट्सएप मैसेज है कि ये वीडियो हमारे पास आई है, हमारे सूत्र जो है ईडी के पास, क्योंकि ईडी के पास उस शुभम सोनी ने भेजी थी, हमने ईडी से निकाली है अपने सूत्रों से। अगर आप चाहे तो मैं उस मीडिया वाले का नाम डिस्क्लोज कर सकता हूं, आप चाहते तो मैं कर दूंगा। दूसरी बात, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कहीं पर भी डिनायल नहीं किया है। आप देखिए कितना अद्भुत डिफेंस है इनका, ये डिनाई नहीं करते हैं। डिनाई करेंगे भी कैसे? अरे भाई, चंद्रभूषण वर्मा कौन है? ये एएसआई है, उसने ऑलरेडी प्रमाण दिया है कि 64 करोड़ रुपए उसको मालिकों से मिले हैं। आप पूछ लीजिएगा कि मालिक असली कौन है, शुभम है या उसके अलावा उपल है या वो चंद्राकर है, उसी से पूछ लेना। क्योंकि चंद्रभूषण वर्मा कौन है? इनके ओएसडी, भूपेश बघेल के ओएसडी के स्वयं रिश्तेदार है।
बताइए उसको मानेंगे नहीं मानेंगे? और उनको बताइए भीम यादव कौन है? वो भी एक छोटे से कर्मचारी है, पुलिस ऑफिसर है, परंतु वो विदेश बार बार जाते हैं। उनकी ईडी की रिमांड नोट पढ़ लीजिए, उसमें पूरा का पूरा लिंकेज पता चल रहा है कि कैसे टॉप से लेकर बॉटम तक नेक्सस चलाया गया। 508 करोड़ रुपए का महज असीम दास का स्टेटमेंट नहीं है, उसके अलावा डिजिटल एविडेंस भी है और पैसा रिकवर भी हुआ है, 450 करोड़ भी मिले। और अब मैं स्पेसिफिक सवालों का जवाब देना चाहता हूं। राधिका जी जरा मुझे डेट बता दीजिए जिस डेट पर आपने, क्योंकि इसमें कार्रवाई छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 2022 में की थी, मुझे एक बार डेट बता देना जिस डेट पर आपने आईटी मिनिस्ट्री को लिखकर इस वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है। इसीलिए नहीं कहा क्योंकि ताकि इनसे पैसे की उगाही कर सके, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये बार बार कह रही है ना कि हम लोग जो है ईडी की गलत कार्रवाई करते हैं, ईडी की गलत कार्रवाई करते हैं, ईडी इक्वल्स बीजेपी। चलिए ईडी इक्वल्स बीजेपी, तो राधिका जी आप तो दिल्ली से भी संबंध रखती है, ईडी की कार्रवाई मनीष सिसोदिया के केस में सही या वहां पे ईडी इज नॉट इक्वल टू बीजेपी? और अजीब और गरीब बात बताऊं आपको, इनके जो साथी है आम आदमी पार्टी, ये कहते हैं भूपेश बाघेल ने शराब घोटाला किया है, ईडी मस्ट अरेस्ट हिम। बताइए, अपने ऊपर कार्रवाई हो तो गुनेगार और दूसरों पर कार्रवाई हो तो ईडी चमत्कार। और आखिरी बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं ना कि ईडी की जो है विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, ईडी की विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, तो चलिए मुझे बता दीजिए कि जब पीएससी स्कैम में कोर्ट जो है 18 नियुक्तियों पर रोक लगाती है क्योंकि उसमें जो आपके अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनके ही 5 रिश्तेदारों को नौकरी मिलती है, तो क्या कोर्ट हमारे साथ मिला हुआ है? मोहन मरकम इनके पुराने अध्यक्ष, ठीक है, एक बार जरा इसी महादेव बेटिंग ऐप पर जो कुछ बातें हो रही हैं उसी पर रुकते हुए उन्होंने मोहन मरकम को अध्यक्षता से हटा शहजाद जी देखिए लोग चाहते हैं जवाब। इस मामले में बड़ा साफ है, आरोप जो लगाए गए बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए, और आरोप चूंकि ईडी की प्रेस रिलीज में लगाए गए थे इसलिए लोग वाकई उस पर इतनी गंभीरता से बात भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों के स्पष्टीकरण ईडी को भी देने चाहिए। ये आदमी कौन है जिसकी बात ईडी ने अपनी उस प्रेस रिलीज में की थी? शुभम सोनी। उन्होंने कहा था कि ईमेल करके इसने हमें, सुन ले मेरी बात, उसने कहा था इस आदमी ने हमें ईमेल करके बताया कि मैंने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने कहा था कि ये इस महादेव सट्टेबाजी के रैकेट में काम करने वाला कोई व्यक्ति, ये कहता है मैं मालिक हूं। अब ये कौन है? ईडी ये भी कहती है कि हमने इसको 26 अक्टूबर को समन किया था। ये समन, इसने समन में के बाद ये पर्सनली नहीं आया, लेकिन इसने ईमेल करके हमको जवाब दिया 2 नवंबर को। मतलब ईडी को पहले से मालूम है कि इसका कुछ लेना देना है इस मामले से। वो इसको कैसे जानते हैं, इसकी क्या संलिप्तता है, ये है कौन, ये सब बातें ईडी को भी बतानी चाहिए ना। और आगे वो क्या करने वाली है? मैं इस पर त्वरित एक जवाब दे देता हूं। सौरभ जी, इस पूरे मामले पे ईडी ने एक चार्जशीट ऑलरेडी दायर कर दी है कोर्ट में, और उसके अलावा जब भी किसी की अरेस्ट होती है तो रिमांड नोट आती है जिसमें और भी अधिक जानकारियां दी जाती है। भीम यादव की जिसकी रिमांड मिली है इनको, ईडी को, उसकी रिमांड नोट क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद वो पब्लिक दस्तावेज बन जाता है, उसमें पूर्ण तरीके से शुभम सोनी, डिजिटल एविडेंस, असीम दास, ये सारे रोल लिखे हैं। अब राधिका खेड़ा नहीं पढ़कर आती है, उसमें मेरी गलती थोड़ी है। मेरा केवल उनसे एक ही सवाल है कि क्या उन्होंने अभी तक डिनाई किया है कि मुख्यमंत्री के जो करीबी ओएसडी है उनका लेन देन था इस शुभम सोनी से? क्या उन्होंने डिनाई किया है चंद्रभूषण वर्मा उनके रिश्तेदार है, उनके एक ओएसडी के? क्या उन्होंने डिनाई किया है कि ये स्कैम, तो ये जो पूरा घोटाला और ये पूरा करप्शन है, ये तो उनकी पुलिस ने शुरुआत की? जवाब बोल रही है राधिका जी, बोले। वीडियो कहां से आया, कैसे जारी हुआ, इससे इंपॉर्टेंट है वो आदमी जो बोल रहा है। राधिका, मुझे लगता है दूसरों की पढ़ाई पे सवाल उठाते शहजाद पूनावाला आधी पढ़ाई करके आते हैं। हर चीज डिनाई हुई है, वो कोई रिश्तेदार नहीं है और कई बार हो चुकी है। आप प्रेस वार्ता देखा करिए, अखबार पढ़ा करिए। मैं दोबारा से सौरभ जी ये फोटो दिखाऊंगी। ईडी एक आदमी को गिरफ्तार करती है, असीम दास को, और उसी होटल में जहां से गिरफ्तार करती है ये काले रंग की इनोवा पकड़ती है, और उस जो नीचे बेसमेंट में खड़ी थी जिसका नंबर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है CG12AR 6300। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक कंपनी के नाम पे है जिसका नाम है सनफ्लावर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ये ब्रिज मोहन अग्रवाल के नाम से है। जो इसके मालिक है ब्रिज मोहन अग्रवाल, वो बिलासपुर से पूर्व विधायक रह चुके हैं और जो भाजपा शासन में 15 साल मंत्री रहे, और अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं अमर अग्रवाल, उनके भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी से साफ मतलब आप कह रही है कि असीम दास जो 5.5 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया, ये बीजेपी का प्लांट है? बीजेपी के जरिए पूनावाला ये बताए कि बीजेपी ने ईडी के जरिए इसको प्लांट किया है। शुभम सोनी का इस आदमी से, इस गाड़ी से क्या रिश्ता है? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आप ये एलिगेशन लगाना चाहती हैं कि बीजेपी ने ईडी के जरिए इस आदमी को और उस रुपए को, क्योंकि रुपया भी उसमें दिखाई दे रहा है, इनको प्लांट किया है भूपेश बघेल के खिलाफ?
भाई ये तो है भारतीय जनता पार्टी के साथ संलिप्त। महादेव ऐप के सट्टे के अंदर साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और वो सामने आ रहा है, इसलिए अब आप इल्जाम किसी और पे लगा रहे हैं। असीम दास जिसकी गवाही पे ईडी, अब ये पढ़ाई की बात करते हैं, वकील है पेशे से, तो जो ईडी की प्रेस रिलीज आती है उसमें नीचे लिखा होता है सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, मतलब अभी जांच होनी बाकी है। बिना जांच किए ईडी कैसे भूपेश बघेल जी का नाम अपनी प्रेस रिलीज में लिख देती है? चलिए ठीक है, देखिए ईडी ने ये कहा कि हमने जिस आदमी को पकड़ा वो कह रहा है कि ये रुपया भूपेश बघेल को देने के लिए मुझे कहा गया था। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आरटीओ में इजीली अवेलेबल है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक राधिका जी, मैं तो कह रहा हूँ इसके जवाब ईडी को आके देने चाहिए। इतने सारे सवाल तैर रहे हैं हवा में, ईडी को आके बताना चाहिए इन सब के बारे में। एक मिनट, एक बार जरा संजीव श्रीवास्तव साहब, संजीव जी पहले तो आप मालिक से सवाल नहीं किया जा रहा। सौरभ जी, इस गाड़ी के मालिक का नाम क्यों ईडी की प्रेस रिलीज में नहीं आया? अगर जो बात आप कह रही हैं वो सही है कि इसका मालिक कोई बीजेपी का लीडर है या उसका भाई है, तो ये बिल्कुल इसके बारे में बताना चाहिए ईडी को कि गाड़ी आप गूगल कर लीजिए, आप आरटीओ की वेबसाइट पे देख लीजिए, ये रहा नंबर CG12 AR6300, आप देख सकते हैं। अगर ये ऐसे पब्लिकली वेरीफाइबल है तो मैं भी कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है राधिका जी, सब सामने आना चाहिए, बॉटम लाइन। एक बार जरा संजीव जी इस पूरे मामले में जैसे भूपेश बघेल का नाम उछाला जा रहा है, पहले तो आप इसमें जो तथ्यात्मक रूप से जो भी बातें हैं उनको कितना क्रेडिबल मानते हैं, क्योंकि ईडी ये बातें कह रही है, कांग्रेस का जवाब आपने सुनी लिया है, और इसका क्या असर पड़ता हुआ आप इस चुनाव पर देख रहे हैं? कल वोट होना है छत्तीसगढ़ में। देखिए सौरभ, अब ये बातें कितनी तथ्यात्मक रूप से सही है, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, किसके आरोपों में ज्यादा दम है? जो राधिका जी कह रही हैं कि गाड़ी का नंबर चेक कीजिए, वो बात पे ज्यादा गौर करना चाहिए कि ईडी की प्रेस विज्ञप्ति पे, ये सब तो समय बताएगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि टाइमिंग देखिए, कल पहले चरण का मतदान है, आज शाम को हम भी टेलीविजन पे इस पे बहस कर रहे हैं कि ये क्या है, भूपेश बघेल ने पैसे खाए हैं क्या, 500 करोड़ खाएंगे, सारी बीजेपी इस पे लगी हुई है। और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक्चुअली ईडी जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता रही नहीं है जिस तरह से वो बिहेव कर रही है, ये हकीकत है। आप चुनाव से 3 दिन पहले, वो शुभम सोनी कह रहा है मेरी 2020 में मैंने खोली है, मैं कब से संपर्क में हूँ। अरे कब से संपर्क में हो? अभी शहजाद भाई ने कहा कि 26 अक्टूबर को उन्होंने चार्जशीट की है, 26 अक्टूबर 10 दिन पहले है चुनाव से। तो इसकी जो टाइमिंग है ना, मेरा सिर्फ लिमिटेड 26 अक्टूबर सर मैंने डेट बताई थी, 26 अक्टूबर को इसको समन किया गया था, ये भूपेश सोनी को। मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है कि संजीव जी, अच्छा आपकी उनका फ्रेम फ्रीज हो गया, वो जो बात कह रहे थे प्रॉपर, मैं ये कह रहा था कि ये एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उस पर शोध होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी बातें लीक की जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल चुनाव प्रभावित करने की कोशिश दिख रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? राइट सर, ठीक। ये तो एक डेलिबरेट टारगेटेड अटैक इलेक्शन के टाइम हो रहा है। अगर भूपेश बघेल दोषी हैं तो उन पे पहले से कार्रवाई करें, चुनाव के बाद कार्रवाई करें, लेकिन चुनाव के दौरान ये सिलेक्टिव लीक्स और इस तरह से नहीं। लेकिन सर अगर ईडी, अगर आपने कहा कि ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल है, अब ईडी ये कह रही है कि भाई तो चुनाव में, सर वो कह रही है चुनाव में अगर इस्तेमाल करने के लिए पैसा लाया जा रहा था, जिस वक्त लाया जा रहा था उसी वक्त पकड़ा जाएगा। हमने उस वक्त पकड़ लिया और वो नाम ले रहा है भूपेश बघेल का, क्योंकि उसमें वो रुपया दिखा रहे हैं। अरे रुपया दिखा रहे, रुपये पे क्या भूपेश बघेल का नाम लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं, लेकिन जो आदमी जिसके पास से रुपया पकड़ा गया, अब ये सब ईडी के हवाले से ही है। एजेंसी देश की इतनी बड़ी कह रही है कि वो कह रहा है कि मेरे को सीएम को देना था छत्तीसगढ़ के। असीम दास कितने राजा हरिश्चंद्र के संबंधी हैं, ये तो अब इस टेलीविजन डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकता जी। अब कौन असीम दास है जिसका नाम ही हम 3 दिन पहले से नहीं जानते थे, 3-4 दिन पहले तक, वो सडनली सबसे बड़ा गवाह हो गया। और चलें ठीक, अक्षरशः नहीं ठीक है सर, लेकिन फिर अब फिर इस पर बहस करनी पड़ेगी ना कि देश की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हम उसकी बात पर यकीन करें या हम सवाल उठाएंगे जिसको वो बता रही है कि आरोपी है, इसने हमको ये बात बताया है, वो कितना क्रेडिबल है? बहस किस पर होगी? इस बात पे तो बहुत टाइम से बहस हो जानी चाहिए थी आज तक। जी चलिए ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं। आपने जो सवाल उठाए हैं शहजाद से उनका जवाब देंगे, एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।
लेकिन छत्तीसगढ़ के चुनाव में कल वोटिंग होनी है, उससे पहले इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से पूरी है, क्योंकि कल 20 सीटों पर वोटिंग होगी, 70 सीटें अभी और बची हैं, उसमें कुछ वक्त है, तब तक बीजेपी चाहती होगी ये घर घर तक ये बात पहुंचे, लोग इसकी बात करना शुरू कर दें और भूपेश बघेल के ऊपर एक दामन पर एक दाग कम से कम लग जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है, इस पर आगे बात एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। छत्तीसगढ़ चुनाव में मतदान से एक रोज पहले आप वो वीडियो सामने आ गया जो नाम आपने ईडी की चार्जशीट, ईडी की रिमांड कॉपी में और प्रेस रिलीज में सुना था, शुभम सोनी महादेव ऐप में अब ये खुद को मालिक बता रहा है और फिर वही आरोप दोहरा रहा है, 508 करोड़ रुपए मैंने दिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और तमाम बातें। इन आरोपों को शहजाद पूनावाला जी, राधिका खेड़ानी जी तो गलत बताया ही बताया। संजीव जी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि भाई बाकी बातों पे तो नहीं, लेकिन बाकी बातों पे बहस हो सकती है, टाइमिंग पर क्या करें। जिस वक्त ये ईडी कह रही है और अब वीडियो भी आ जाना मतदान से एक दिन पहले, ईडी की विश्वसनीयता का सवाल है। नहीं, संजीव जी बहुत भले आदमी है। मैं संजीव जी से ये कहूंगा कि चुनाव एक टाइम ही करवा देते 5 साल में, फिर आपकी ये जो समस्या है ना टाइमिंग वाली, ये मिट जाएगी ना पूरी साहब। आप फिर 4-4.5 साल कार्रवाई होगी, 4-4.5 साल विकास के काम होंगे, फिर संजीव जी को ये विश्लेषण नहीं करना पड़ेगा कि भाई बुरा समय भी होता है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने का, कम से कम ये आरोप हट जाएगा। हाँ, और ये भी मैं पूछूंगा आपसे संजीव जी, 14 पार्टियां ईडी को यही घेर कर गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया, पर उस समय पर चलिए छोड़ दीजिए, उस समय पर सुप्रीम कोर्ट की नहीं माननी है बात को। अच्छा चलिए ईडी को छोड़िए ना, डीएमएफ स्कैम में मोहन मरकम ने आरोप लगाया। कौन है मोहन मरकम? भाजपा के नेता, ईडी के है क्या? अच्छा छोड़ दीजिए उसको भी। शराब घोटाले में अभी हाई कोर्ट ने बेल रिफ्यूज करते हुए सीधा सीधा कहा है कि नेक्सस है पॉलिटिशियंस का, और ये छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के, कंफ्यूज मत होना, उस वाले की नहीं बोल रहा हूं, दिल्ली वाले। इसमें बताइए कि कोर्ट भी मिली हुई है क्या? और पीएससी स्कैम में 18 नियुक्तियों पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने, उसमें भी मिले होंगे, शायद हो सकता है कोर्ट भी आजकल हमारे इशारे पे काम कर रहा है, पर छोड़ देते इस बात को भी, क्योंकि आज अभी राधिका खेड़ा जी ने क्या कहा कि वो गाड़ी किसके नाम पर, मैंने अभी चेक किया, गाड़ी है मैसर्स सनफ्लावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर, आरटीओ का जो ऑनलाइन आता है उसके हिसाब से, हालांकि मैं इस पे पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं करता, उन्होंने कहा इसलिए। इस सनफ्लावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है एसके दास और जीके दास, ये बीजेपी वालों का नाम ले रहे। एनीवेज, हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, आपके पास अगर कोई प्रमाण है राधिका जी कि ये बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है, जाकर ईडी को दे दीजिए, पर मेरा आपसे केवल इतना सवाल है और क्लियर कट इसका जवाब दीजिएगा, चंद्रभूषण वर्मा एसी जो एएसआई है वो क्या आपके ओएसडी का रिश्तेदार है, हाँ या ना? भीम यादव जो सरकारी मुलाजिम था, वो विदेश जा रहा था, बार बार पैसा लेकर यहां पर आ रहा था, वो पैसा किसको मिला? तीसरा, डिजिटल एविडेंस जिसको आप अभी बता रही है, डिजिटल एविडेंस ये दिखा रहा है कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए गए, सच है या झूठ है? चौथी बात, लेटर की डेट बताइए जिस दिन पर आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की महादेव ऐप केस में, और आपने आईटी मिनिस्ट्री को लिखा कि इस पर ब्लॉकिंग की जाए। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ गए हैं कि पैसा सत्ता से आया और सत्ता का संरक्षण दिया। राधिका जी जवाब दे, संजीव जी पर बात की, वो भी बोलना चाहेंगे, बोलिए राधिका जी। चलिए मैं फिर ये फोटो लेकर आती हूँ, यहाँ पे बैठ के आपके चैनल में झूठ बोलने का एक सबसे पहला झूठ मैं शहजाद पूनावाला का पकड़ती हूँ। उन्होंने ये गाड़ी का नंबर चेक किया, बिल्कुल सही, मैं भी कह रही थी सनफ्लावर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड है। आप चले जाइए, बहुत इजीली पता चल जाता है कौन डायरेक्टर है कंपनी का, कौन नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल 3 अगस्त 2009 से इस कंपनी के डायरेक्टर है, बहुत इजीली अवेलेबल है डायरेक्टर की डिटेल्स, आप जॉब कॉप से देख सकते हैं या जिस भी आप साइट से देखना चाहे, बहुत इजीली अवेलेबल है। पता नहीं आपको कौन डेटा बता रहा है कौन नहीं बता रहा है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल कौन है? राधिका जी आपने एक इल्जाम लगाया कि गाड़ी बीजेपी के नेता की है जो ईडी दिखा रही है। नहीं राधिका जी मत बोलिए, सौरभ जी मुझे मेरी बात कंप्लीट करने आप बोलिए पूरी बात, मैं आपको कहाँ रोक रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लीजिए। सवाल उठता है, मैं आप ही की बात को, आप ही की बात, आपने जो लॉजिक दिया उसी की बात। अब ये क्या नंबर है सर? मैंने नहीं देखा गाड़ी का क्या नंबर है, मैं ईडी की प्रेस रिलीज मैंने पढ़ी जो ईडी ने जारी किया। अब आप कह रही हैं गाड़ी बीजेपी वाले की है, अब बीजेपी वाला या ईडी का इस्तेमाल करके 5 करोड़ रुपया रख के भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश करेगा और गाड़ी भी अपनी लेकर के जाएगा, अपनी गाड़ी में पैसा रखवा देगा, आप ये कहना चाहती हैं? देखिए मैं फिर बताती हूं, मुझे एक बात बताइए सौरभ जी, आप बहुत साल से जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे केसेस देखे। ईडी एक ड्राइवर को पकड़ती है और साथ में एक गाड़ी को पकड़ती है। ड्राइवर
जाहिर सी बात है ड्राइवर के खुद के तो पैसे होंगे नहीं इतने करोड़ों रुपए। अब जो गाड़ी जिसकी है, जो ये गाड़ी है जो ब्रिज मोहन अग्रवाल के नाम पे है, जो अमर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व 15 साल के मंत्री और अब की बार फिर एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं बिलासपुर से, उनके भाई की गाड़ी है। क्यों कब गाड़ी के ओनर का नाम उस ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में नहीं आता है? आप उस ड्राइवर के कहने पे भूपेश बघेल जी का नाम डाल देते हैं बिना तहकीकात करे, लेकिन कहीं पर भी इस गाड़ी के ओनर जिसकी फोटो खुद ईडी ने लगाई है, इस गाड़ी के ओनर का नाम पहले तो ये गाड़ी का ड्राइवर नहीं था, ये अब ये गाड़ी का गाड़ी चलानी चला कौन रहा था ये मैं नहीं जानता। वो गाड़ी की ये होटल में बैठा हुआ था जब पकड़ा गया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छा नेता चलिए की गाड़ी है। पहले तो ये होटल में बैठा हुआ था जब ईडी ने इसको गिरफ्तार किया, ऐसा ईडी कह रही है। इसके पास रुपया पड़ा हुआ था, ईडी ने इसको रुपए के साथ होटल के कमरे से पकड़ा। अब इसके फोन से, अब अगर हर चीज झूठ है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ईडी ये कह रही है कि इसके फोन से, इस असीम दास के फोन से शुभम सोनी का वॉइस नोट मिल रहा है जिसमें वो कह रहा है कि ये बघेल जी को रुपया दे देना। उसके बारे में क्या कहें? अब बघेल जी कहा ना, क्या उसने कहा कि भूपेश बघेल जी? उसने कहा बघेल जी। बघेल जी तो हजारों लाखों है। ठीक है, बघेल इज अ वेरी कॉमन सरनेम इन वेरी कन्वीनियंट। एक मिनट, पहली बात उसने ये कहा बघेल जी, क्या उसने कहा कि भूपेश बघेल? नहीं कहा। अब वो वीडियो में कह रहा है भूपेश बघेल, ड्राइवर को पकड़ा अब वो जाता वीडियो है, में कह रहा है सीएम सर पकड़ी जाती है। इस गाड़ी के मालिक का जिक्र ईडी के प्रेस नोट में क्यों नहीं होता है? आप किस बात पर उलझ रही हैं? ये व्यक्ति शुभम सोनी वॉइस नोट में कह रहा है बघेल जी, अब वीडियो में सामने खुद अब वीडियो में सामने आकर कह रहा है भूपेश बघेल, वीडियो में आके कह रहा है भूपेश बघेल। अब बघेल जी नहीं कह रहा, अब पूरा कह रहा है सीएम सर और भूपेश बघेल। मैम आप पहले तय कर लीजिए ऑडियो नोट पकड़ा गया है कि वीडियो पकड़ा गया है। जिसका ऑडियो नोट है अब वो वीडियो में आ गया आदमी, सेम पर्सन। फिर मैं बोलूंगी ड्राइवर इस गाड़ी का था या हाँ या ना, ये ईडी ने रिलीज करी या नहीं करी? ये ईडी की रिलीज पिक्चर है, मेरी तो है नहीं। अगर अमित मालविया की व्हाट्सएप फैक्ट्री की है तो मैं नहीं जानती। ये ईडी द्वारा रिलीज करी फोटो है, ये गाड़ी ईडी पकड़ती है। क्यों इस गाड़ी के मालिक का नाम? मैं तो कह रहा हूं ईडी गाड़ी किसकी है ये भी बता दे, पता चल जाएगा आपका आरोप कितना सही है, इसका मालिक कौन है, कोई बीजेपी वाला है या कोई और नहीं लिखा गया? लेकिन मैं तो जो आदमी वीडियो में दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, उसी का वॉइस नोट जिसके पास से रुपया पकड़ा गया उसके फोन में है। और ये बातें ईडी को कोर्ट में बतानी पड़ेंगी, बताई होंगी, क्योंकि रिमांड लेनी थी उसकी। गाड़ी साथ में, ये गाड़ी साथ में पकड़ी गई हाँ या ना? गाड़ी में से भी रुपया मिला। एक वाक्य, तो ये गाड़ी किसकी थी उसको नहीं पकड़ा जाएगा, उससे सवाल नहीं किया जाएगा, उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। गाड़ी के मालिक से अब मैं किसकी बात मानूं? अभी आप कह रही थी बीजेपी वाले की है, ये अभी बता रहे थे मैंने चेक किया आरटीओ की वेबसाइट पर, वो किसी सनफ्लावर कंपनी वाले की है, वो कंपनी असीम दास की है। पत्रकार के नाते मुझे बताइए सौरभ जी, अगर ईडी एक गाड़ी पकड़, पत्रकार आप गाड़ी पर अटकी है, मैं रुपए की बात कर रहा हूँ, आप गाड़ी पर अटकी है। मैं कह रहा हूँ वीडियो में आदमी खुलकर आपके चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा रहा है, राधिका जी आप बार बार मुझे गाड़ी पर ले जा रही हैं। वो वीडियो में आकर के कह रहा है मैंने पैसे दिए चीफ मिनिस्टर को। सौरभ जी ईडी ने ये गाड़ी पकड़ी, आप फिर गाड़ी की बात कर रही हैं। गाड़ी ईडी ही कह रही है कि पैसा भूपेश बघेल को जाना था। मैम अब आप इस बात को खामखा खींच रही है, इस बात को मानने को तैयार है। ईडी बता दे गाड़ी किसकी है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो ईडी नहीं हूँ, लेकिन आप कैसे इतना शोर होकर कह रही है ईडी में इसका नाम क्यों नहीं है? सौरभ जी होना चाहिए, होगा मेरे ख्याल से। कोर्ट में जब बताएंगे कि इस गाड़ी से पकड़ा तो गाड़ी का ओनरशिप भी बताना होता होगा कोर्ट को। मैम बताना पड़ेगा कि कौन क्या कह रहा है, ईडी को सब कुछ बताना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं बताना चाहिए। एक मिनट समीर जी, एक मिनट बहुत सारी बातें हो गई, समीर जी तब से वेट कर रहे हैं। 36 ये जो कुछ नाम हमारे सामने आए हैं, इस व्यक्ति के बारे में क्या कुछ भी और डिटेल आ पाई है? शुभम सोनी जिसने वीडियो जारी कर दिया है, एक बात। दूसरा, ये जो भी कोई नाम ले रहा है वीडियो के अंदर, सीएम सर बोलता है, भूपेश बघेल बोलता है, कोई बिट्टू भैया, फिर बोलता है वर्मा जी, फिर गिरीश तिवारी एक नाम लेता है, इन्होंने मुझे मिलवाया चीफ मिनिस्टर से, फिर एक आईपीएस ऑफिसर का भी नाम ले रहा है। अभी लोग तो एग्जिस्ट करेंगे ना, ये सब हवा में तो नहीं उड़ जाएंगे। सौरभ जी मैं आपको बता दूं ये शुभम सोनी कौन है। ये शुभम सोनी वह व्यक्ति है जब 23 अगस्त को 2023 को भिलाई में ईडी ने जब मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा और मुख्यमंत्री के ओएसडी आशीष वर्मा की जब रेड डाली थी, उस रेड के बाद पहली बार विनोद वर्मा के पास जिस व्यक्ति का फोन गया था वह शुभम सोनी था। शुभम सोनी और सीएम के दोनों, एक ओएसडी और सलाहकार, बहुत क्लोज
दोस्त के रूप में जाने जाते हैं भिलाई के अंदर, ये सबको मालूम है। और यह वही शुभम सोनी है जिसने पूरा पैसों का ट्रांजैक्शन कैसा होना है, कहां जाना है, किसके भी आप डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे होना है। शुभम सोनी और चीफ मिनिस्टर के ओवैसी दोस्त हैं। बिल्कुल पहली बार बात हुई थी, आपके आपको ऑन रिकॉर्ड अभी आपसे पूछ लेंगे, आपको कैसे पता? 23 अगस्त यह अखबारों में छपा है उस समय। 23 अगस्त 2023 को जब विनोद वर्मा का रेट पड़ी थी, उसके बाद विनोद वर्मा से सबसे पहले बात करने वाला व्यक्ति शुभम सोनी था। और इसे दुबई क्यों भेजा गया? दुबई से इसलिए भेजा गया कि सौरभ चंद्राकर ने जो पैसा इकट्ठा किया है उसे कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस माध्यम से भेजना है, इंडिया में पहले कहां भेजेगा और वहां से कैसे जाएगा, इसकी पूरी जानकारी थी। और इसी आधार पर उसने बहुत स्पष्ट बोला है कि 508 करोड़ रुपए में मुख्यमंत्री को दे चुका हूं। और असीम दास जो ये सब बातें रिपोर्टेड है जो आप बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और असीम दास जो पकड़े में आया है उसने बहुत स्पष्ट बोला कि यह पैसा बघेल के लिए था। अब बघेल का नाम लेंगे तो ईडी ने बहुत स्पष्ट पूछा कि कौन बघेल, तो उसने सीधे बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये 5.5 करोड़ रुपए मुझे डिलीवर करने थे जब वो होटल में अरेस्ट हुआ। अब ईडी इस पूरी कड़ी को जोड़ रही है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय ईडी ने इसकी जांच की है। 10 महीने पहले से ईडी लगातार इस मामले की जांच कर रही है और इसीलिए ईडी ने छत्तीसगढ़ के 7 जगहों पे छापेमारी की थी, बंबई में छापेमारी की थी। उस आधार पर ये पूरी लिंक एस्टेब्लिश हुई है और अब जब कैश मिल गया 2 अक्टूबर को तो निश्चित रूप जो से पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि शुभम सोनी ईडी की रडार पे अभी पहले से ही था। पहले से था और इसी आधार पर उसको ईडी ट्रेस कर रही थी इस पूरे महादेव ऐप के रिकॉर्ड को कि इसमें कौन इन्वॉल्व में पैसा कहां से आ रहा है। अब एक सवाल और, अब एक सवाल और, अब जो लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, एक बात तो ठीक है ना कि ये ही शुभम सोनी जो है 5.5 करोड़ रुपए आरोपी है कि इसने भेजा मुख्यमंत्री को डिलीवर करने के लिए, और ये उसी दिन जो है ईडी को ईमेल करके ये भी बता देता है कि मैंने 500 करोड़ रुपया दिया हुआ है। अब वो वीडियो भी जारी कर देता है। सब कुछ 3-4 दिन के अंदर हो गया। जब उसे पता पड़ गया कि सीएम की ओएसडी की छापा पड़ चुका है, ईडी के पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, और जब 2 अक्टूबर को जब कैश रिलीज जब्त हो जाता है असीम दास से, तो यह तय था कि उसे बाहर आना पड़ेगा। और अब उसकी लिंक एस्टेब्लिश हो चुकी है, उसने मेल पे भी इस बात को स्वीकार किया है। और उसके मैं कह रहा हूं कि अगले कुछ दिनों में और उसके ऑडियो आने वाले हैं जिसमें वो पूरे तथ्यात्मक जानकारी देगा कि कब कब और कैसा कैसा पैसा उसने रायपुर के अंदर भेजा। टाइमिंग पर संजीव जी ने भी बात कही थी, इसलिए कंफ्यूजन की बात नहीं होना चाहिए। संजीव जी इनको कैसे पता ऑडियो आने वाले हैं? मैं तो मेरे लिमिटेड पॉइंट पे कायम हूँ। चाहे शहजाद भाई ने इतने तरह से मुझे कहा कि ये भी छोड़ दीजिए, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। अब ये तो प्रवक्ता बन गए, इनसे वाक्पटुता में तो मैं मुकाबला कर नहीं सकता। लेकिन ये बता दीजिए कि और मैं भूपेश बघेल का क्यों वकील बनूंगा और क्यों उसकी डिफेंस करूंगा? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा लिमिटेड पॉइंट टाइमिंग का है। अगर भूपेश बघेल ने गलती की है, जाएंगे, उनको जो भी खेल होगा वो होगा। लेकिन ये बताइए कि सारी टाइमिंग विपक्ष के नेताओं पे ही क्यों होती है? आज तक किसी बीजेपी के नेता, मतलब सभी इतने दूध के धुले हैं। आज सवेरे से भी एक केंद्रीय मंत्री के बेटे का चल रहा है ऑडियो, मैं मान के चलता हूँ कि उसपे भी केस रजिस्टर हो गया होगा। 2-1 महीने के अंदर कोई छापा भी पड़ जाएगा, फिर कोई चार्जशीट भी हो जाएगी, फिर कोई 2-3 गवाह भी निकल आएंगे। ऐसा तो एक भी चीज नहीं हुई 3-4 साल में। इसलिए कई बार लगता है कि ये सब चीजें और ये सही है कि जो पकड़ा गया वही चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो नहीं चोर है। तो फिर हम मान लें कि सिर्फ एक ही पक्ष के चोर पकड़े जाने का देश है, एक ही पक्ष के चोर पकड़े जाने की एजेंसियां हैं, एक ही पक्ष के चोरों की हिफाजत करने के लिए प्रवक्ता और माफ कीजिए चैनल्स भी हैं और डिबेट्स भी वही हैं। क्योंकि डिबेट करेंगे ही कैसे? जो दूसरा पक्ष कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा तो उस पर डिबेट भी क्या करेंगे? हवा में क्या डिबेट करेंगे? तो बात इसलिए घूम फिर के आती है कि चुनाव के समय कम से कम चले ठीक, ओके संजीव जी ठीक है, समय कम है, जवाब ले लूं आपकी बात का। बोलिए शहजाद जी। देखिए अच्छी बात है, संजीव जी कभी वकील नहीं बने, ये जाकर जज साहब से कहते हैं भाई हमने तो मर्डर किया है, हमने भ्रष्टाचार किया है, पर क्योंकि उसने तथाकथित रूप से किया है तो मुझे मत पकड़िए। देखिए केवल मुझे पकड़ा जा रहा है भ्रष्टाचार और मर्डर के लिए, बलात्कार के लिए, वो बलात्कारी को नहीं पकड़ा गया। ये कोई कानूनी तर्क भी नहीं और नैतिक तर्क भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ संजीव जी, आप तो मुझसे ज्यादा उम्र में भी, अनुभव में भी ज्यादा बड़े हैं। 2014 से पहले किसके ऊपर केस थे? वही कांग्रेस, वही डीएमके, वही आरजेडी, वही सपा, वही बसपा, वही टीएमसी, वही लोग, और आज भी उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। भाई उनका चरित्र अगर सत्ता से पहले और सत्ता से बाद दोनों जगह भ्रष्टाचार करने का, और मैं तो आपको बोल रहा हूँ छोड़ दीजिए इसको, आप पूछिए ना कि शराब घोटाला जो छत्तीसगढ़ में हुआ, नॉट दिल्ली वाला, उसमें तो कोर्ट ने अभी 6 अक्टूबर को आदेश दिया है। अब वो भी हमने क्या चुनाव के लिए करवाया है क्या?
आप बताइए, कोर्ट के जब आदेश आ रहे, कोर्ट से राहत नहीं मिल रही। और ये जो मैंने बार बार पूछा है कि क्या वर्मा जी, जो एएसआई वर्मा है, क्या वो ओएसडी से मिला है भूपेश बागेल के, उस पर एक को जवाब नहीं आ रहा है राधिका जी का। राधिका जी ने ये नहीं कहा कि नहीं भूपेश बागेल जी के ओएसडी ने उन लोगों से मुलाकात करके पैसे नहीं लिए। चलिए ठीक है, राधिका जी आप बहुत शॉर्ट में कोई पॉइंट मेक करना चाहती हैं प्लीज, मेरा समय खत्म हो गया है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट बताना चाहती हूँ। ईडी कई महीनों से इस पे जांच कर रही है और कई महीनों से कहती आ रही है कि शुभम सोनी वहां पे काम करता था। ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन में, अब 2 दिन पहले शुभम सोनी कहता है जी मैं वहां का मालिक हूं, अभी तक तो ईडी के हिसाब से वो मैनेजर था। दूसरा बहुत ही अहम मुद्दा है कि ईडी के वकील सौरभ पांडे ये कहते हैं एक टीवी चैनल को कि ये सारा पैसा एक कुरियर लेकर आता है और कैश लेकर आता है दुबई से। दुबई में पहली बात तो भारतीय मुद्रा इतनी सारी अमाउंट में कैसे मिलती है, दूसरा वो दुबई से हिंदुस्तान वो पैसे लेकर आता है, रास्ते में जांच में कहीं पकड़ा नहीं जाता। इतना सारा कैश अगर कोई कुरियर लेकर आ रहा है उसको कैसे और क्यों वो पकड़ा नहीं गया। एजेंसी जो यहाँ पकड़, मुझे नहीं लगता कि ईडी कहना चाहती है मैम कि वो दुबई से लेकर के आया जहाज में। ईडी ने भी ये कहा उसके वॉइस नोट में कि हम तुमको यहाँ रायपुर में पैसा अवेलेबल कराएंगे, वो तुम देना। तो कोई ये नहीं कह रहा कि वो लेकर के हवाला से उसको पैसा मिला और वो उसको यहाँ देना। अगेन मैं फिर वही बात करूंगा, इसमें जितने जवाब पूछे जा रहे हैं भूपेश बघेल से और उनको और जवाब देने चाहिए, उतने ही सवाल ईडी के लिए भी हैं। कौन है ये शुभम सोनी, कब से ये रडार पर था, ये मालिक है कि मैनेजर है, ये गाड़ी किसकी है, ये पैसा जब ये पैसा पकड़ा गया तो पैसा मिला कहां से था इस असीम दास को। ये सारे जवाब ईडी को देने चाहिए और पब्लिकली देने चाहिए, क्योंकि जब वो प्रेस में आरोप लगाते हैं एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर, तो बाकी सवालों के जवाब भी प्रेस में ही आने चाहिए। बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला जी, राधिका खेड़ा जी, संजीव श्रीवास्तव जी, समीर चौगांवकर साहब आपका।